दोस्तों, आने वाले समय में 24 फरवरी 2022 इस सदी की तारीख यादगार के रूप में याद की जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे इस हमले को लेकर चर्चा कर रहे थे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट लगातार इसको लेकर अलग अलग अवधारणाएं दे रहे थे। कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि ये हमले फुल फ्लेज वॉर के लेवल तक नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आज के समय में युद्ध के खर्चे को झेल पाना किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं है। इसीलिए सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से इसे सुलझा लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया के एक्सप्रेशन को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट लगातार इस युद्ध की चेतावनी दे रहे थे। यूएस इंटेलिजेंस तो काफ़ी समय से यही कह रहे थे कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वह केवल वहां घुसने का बहाना ढूंढ रहा है और 24 फरवरी 2022 की सुबह यह बात अचानक सच साबित हो गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि अभी तक चाइना में विंटर ओलंपिक चल रहे थे, तो इसी वजह से चाइना ने रशिया के ऊपर कोई भी एक्शन न लेने का दबाव बनाया हुआ था। लेकिन 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स गेम खत्म हो गए और 21 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और 23 फरवरी को जैसे ही इन मुद्दों को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग खत्म हुई, व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने यह अनाउंस किया कि वह ईस्टर्न यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। और देखते ही देखते रशियन ट्रूप्स ने एक फुल फेल युद्ध शुरू कर दिया। पुतिन का कहना था कि ईस्टर्न यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन से सेपरेटर लीडर उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनका यह ऑपरेशन मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। उनका कहना है कि वह किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते, बल्कि वह केवल यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उन्होंने केवल ईस्टर्न यूक्रेन और उनकी मिलिट्री पर ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री पर हमला कर दिया। रशियन मिलिट्री बेलारूसियन के साथ मिलकर यूक्रेन मेजर सिटीज को क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल से बमबार्ड कर रहे हैं। यूक्रेन से तबाही की बहुत भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, एयरपोर्ट्स और बाकी नेशनल एसेट्स लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ प्रेसिडेंट पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर रशिया के इस काम में किसी भी देश ने दखल अंदाजी की तो उसको इतने भयानक अंजाम देखने पड़ेंगे कि उसने आज तक कभी नहीं देखे होंगे। इसी को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देश में माल्ट लॉ इंपोर्ट्स किया है और साथ ही साथ अपने लोगों को दिलासा देते हुए कहा कि वह रशियन फोर्सेज के आगे पूरी ताकत से डटे हुए हैं। वह किसी भी कीमत पर अपने देश के अस्तित्व को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। वह कभी खुद से अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन पर अटैक होता है तो खुद को हर कीमत पर डिफाइंड करेंगे। इतना ही नहीं, वह आज रशिया के साथ सभी डिप्लोमेटिक टाइम्स भी तोड़ चुके हैं। इसके अलावा यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन नाटो के साथ यूनाइटेड नेशन भी रशिया के इस कदम की बड़ी निंदा कर रहा है और रशियन इकोनॉमी के ऊपर एक के बाद एक इकोनॉमिक सैंक्शन की बौछार कर रहा है। यूक्रेन गवर्नमेंट इंडिया समेत कई देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज दुनिया भर के देश पैनिक में हैं। हमेशा की तरह फाइनेंशियल मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रही है और गोल्ड, पेट्रोल और अनाज की कीमत रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। और अब सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात है ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म पर कल सुबह से वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के फेक मैसेज और
न्यूज़ फैल रहे हैं जिसने लोगों के बीच पैनिक बढ़ा दिया है। और इसी वजह से आज दुनिया के हर इंसान के मन में केवल एक ही सवाल उठ रहा है, और वह है कि क्या यह युद्ध होगा, कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे यह क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा और इससे भारत और भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा और भारत इस रोल में किस प्रकार से इफेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह डिस्कशन। All of the latest news when it comes to the Russian invasion in Ukraine. New video coming on with Russia and Ukraine, so we thought we'd jump on to answer a few questions. रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पुतिन के ऑर्डर पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण बोल दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस ने किया हमला। इसमें शामिल मेजर पावर तनाव को कम करने के अलावा अलग अलग देशों से उनके सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। इसलिए आज कोई भी देश चाहकर भी इस हमले से मुंह नहीं मोड़ पा रहा है। इसलिए यह हमला इंडिया के लिए भी बाकी देशों की तरह इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लेकिन यह डायनामा आपको कुछ सुना सुना सा नहीं लगता? जी हाँ, ऐसा ही कुछ 60 से 70 साल पहले भी हुआ था, जब पूरी दुनिया शीत युद्ध के चलते दो गुटों में बंट गई थी। तब भी भारत को यूएस और यूएसएसआर के बीच किसी एक को चुनना था। तब इंडियन लीडर्स ने गुट निरपेक्ष की नीति का सहारा लिया। आज भी वही मंजर देखने को मिल रहा है। आज भी भारत इनबैलेंस अप्रोच अपना रहा है, लेकिन वही रणनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि यह अप्रोच विदेश नीति आख्यान के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, इस राजनीतिक संकट में भारत बैलेंस और निवारक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो भारत कई हफ्तों तक इस क्राइसिस पर खामोश रहा, लेकिन अब भारत ने अपने ग्लोबल कम्युनिटी से इस क्राइसिस को डिप्लोमेटिक और पीसफुल तरीके से सुलझाने की गुहार की है। साथ ही 30 जनवरी 2022 यूनाइटेड स्टेट काउंसिल में रशिया यूक्रेन के ओपन डिस्कशन की मांग की। जब इस पर वोट करने की बारी आई तो भारत ने न तो इसके पक्ष में वोट किया और न ही इसके खिलाफ। लेकिन भारत का यह कदम रणनीतिक विशेषज्ञों के लिए जरा भी सरप्राइजिंग नहीं था। वह इसलिए क्योंकि 2014 में जब रशिया ने क्रोमिया पर अटैक किया था, तब रशिया ने उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन काउंसिल में एक सॉल्यूशन पास किया था। उस समय भी इंडिया ने अपना वोट अपस्टेन कर लिया था। रशियन एनालिस्ट ने भारत के इस कदम को प्रो रशियन व्यू से देखते हुए भारत को शुक्रिया अदा किया है। लेकिन आज आपको बता दें कि इसी दौरान इंडिया ने चाइना में हो रहे विंटर ओलंपिक्स को भी बाइकआउट किया, जहां पर रशियन यूक्रेन को लेकर अपने व्यू प्रमोट करने आया था। इसलिए इंडिया के बाइकआउट को एक प्रो यूएस एंगल से भी देखा गया। लेकिन असल में भारत का यह कदम न तो प्रो यूएस था और न ही प्रो रशियन, बल्कि भारत ने किसी भी साइड को नाराज ना करते हुए एक सेफ ऑप्शन चुना था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आप पॉलिटिक्स में किसी की साइड ना लेना भी किसी की साइड लेने के बराबर है। इतना ही नहीं, हाल ही में मेलबर्न में हुए क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग के दौरान भी भारत ने इस मुद्दे को डिस्कस करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे यह समझ आता है कि किसी एक ब्लॉक की बात तो दूर, बल्कि इंडिया इस मुद्दे पर खुलकर बात भी नहीं करना चाहता। कुछ लोग तो यह सोच रहे होंगे कि यूक्रेन तो इंडिया के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता और न ही दोनों देश आपस में कोई खास संबंध रखते हैं, और तो और भारत यूक्रेन से लगभग 4000 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ऐसे में इंडिया को हमले से क्या खतरा है? लेकिन इस ग्लोबलाइज्ड और हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंडिया इस हमले से नहीं बच सकता। और वह क्यों? आइए जानते हैं इस सॉल्यूशन में।
भारत के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इंडिया के लिए यह युद्ध रशिया के साथ यूक्रेन नहीं बल्कि रशिया के साथ दक्षिण की है। इन दोनों के साथ यह भी भारत आज बहुत गहरे संबंध बनाए रखता है। इन सभी देशों की डेस्टिनी आपस में एक तरह से गुथी हुई है। इंडिया आज किसी भी ब्लॉक की नाराजगी लंबे समय तक एफर्ट नहीं कर सकता। हालांकि शीत युद्ध के दौरान इंडियन अननोन अरेंजमेंट की पॉलिसी के तहत दोनों में से किसी भी एक साइड को पिक करने से मना कर दिया था, लेकिन आज ऐसा मुमकिन नहीं है। आज रशिया यूएसएसआर के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली और सैन्य शक्ति के मामले में बहुत पीछे है। साथ ही 1991 के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के संबंध पहले से बेहतर हुए हैं। आज यह दोनों देश रणनीतिक सहयोगी और यह दोनों सक्रिय इंडोर पैसिफिक थिएटर में क्वाड जैसे समूह के साथ चाइना कल मीटिंग कर रहा है। पुतिन के साथ मिलकर चाइना की वृद्धि को मेंटेन कर रहे हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन भी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर है। इसके अलावा आज इंटरनेशनल स्टेट भारत का प्रभाव भी पड़ रहा है। ऐसे में इंडिया न तो शीत युद्ध की तरह दोनों साइड से दूर रहने की कोशिश कर सकता है और न ही चाहकर भी कोई एक साइड जा सकता है, स्पेशली तब जब दोनों ही साइड इंडिया के सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज सिचुएशन भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक और साथ ही क्रिटिकल भी है। दोस्तों, रशिया काफ़ी लंबे समय से इंडिया का एक समय परीक्षण और लेवल पार्टनर रहा है। साथ ही इंडिया की लगभग 86% ज़रूरतें रशिया पूरी करता है। साथ ही भारत रशिया की डिफेंस एक्सपर्ट के सबसे बड़ी मार्केट है और पिछले कुछ सालों में यह एक लेन देन के समझौते से बढ़कर जॉइंट रिसर्च डिज़ाइन डेवलपमेंट के लेवल तक अपग्रेड हुआ है और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ज्वाइंटर डेवलपमेंट ट्रेंड के बेस्ट उदाहरण हैं। डिफेंस के साथ साथ रशिया में कई यूनाइटेड नेशन पर खुलकर कश्मीर मुद्दे को सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, उसने ब्रिक्स और एससीओ जैसे चाइनीज डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म पर भी भारत के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है। रशिया यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर भी है, इसलिए यूएनएससी की परमानेंट सीट के एम्बिशंस में रशिया का सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। यानी कि रशिया के अगेंस्ट जाना भारत के लिए अभी नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया का साथ देने का मतलब है यूएस के एग्रेसिव सेक्शंस को खुला निमंत्रण देना। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रशिया को तो यूरोप और अमेरिका के सेक्शन झेलने ही पड़ेंगे। साथ ही इंडिया को भी कॉन्फ्लिक्ट यानी काउंसिल अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। कास्टा यूएस कांग्रेस के द्वारा लगाया गया एक ऐसा कानून है जिससे वो अमेरिकन इंस्टेंट्स के अगेंस्ट जाने वाले देशों या ऐसे देशों के साथ इंगेज करने वाले देशों के साथ इकोनॉमिक्स और सेक्शन जैसे रूल इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि इंडिया और रशिया के बीच अभी S-400 मिसाइल सिस्टम और AK-203 असोल्ट राइफल के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर डील साइन हुई थी, जिसके अंतर्गत इंडिया के ऊपर कास्टा के सेक्शन इम्पोज करने की बात की जा रही थी। तो अगर इंडिया रशिया के सपोर्ट में आता है, इंडियन इकोनॉमी को भी इस तरह के सेक्शंस का सामना करना होगा। इसके अलावा इंडिया ने हमेशा डेमोक्रेसी, सोवेनिटी, नॉन वायलेंस जैसे प्रिंसिपल को सपोर्ट किया है, जहां वो एक तरफ चाइना के इलीगल विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं को टारगेट करता है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के इनविजिबल को सपोर्ट करना इंडिया के मॉडर्न ऑब्लिगेशंस के खिलाफ है। दोस्तों, अगला सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना इंडिया को
ये एग्रेसिव चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूएस और रशिया दोनों की ही बहुत ज़रूरत है। यूरोप में कोई भी क्राइसिस यूएस और नाटो के फोकस को इंडो पैसिफिक से खींचकर वापस यूरोपियन मेटल फील्ड में ले आएगी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर चाइना साउथ चाइना सी इवन चाइना वाटर पर अपनी हॉस्ट स्टाइल एक्टिविटी फिर से शुरू कर देगा, यानी कि यह इंडिया के स्ट्राइक्ट्रिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स पर एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा यूएस सेक्शंस के चलते रसिया चाइना के ऊपर और भी ज़्यादा निर्भर हो जाएगा। यह सेक्शंस आगे चलकर पाकिस्तान को भी फेवर कर सकती है, यानी कि इस सिचुएशन में हर तरफ से इंडियन इंटरेस्ट खतरे में है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंगल की। हालांकि आज इंडिया रशिया ट्रेड सेवाएं पैरा कंपैरिजन में इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एक पोटेंशियल वॉर के सिनेरियो में रशिया और उसके साथ डील करने वाले नेशन के ऊपर लगने वाले कंसर्न्स इंडियन इकोनॉमी इंटरेस्ट को ज़रूर इफेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स कोरोना वायरस की महामारी से पूरी तरह से उभरी भी नहीं है कि इस दूसरे क्राइसिस ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। अगर युद्ध हो जाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक बार फिर से पूरी तरह इफेक्ट होगी और एक प्रोटेस्ट जो इंडिया के सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा वह है कुकिंग ऑयल, यानी कि खाने का तेल। आपको बता दें, इंडिया ने लास्ट ईयर 1.89 बिलियन टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसका 74% केवल यूक्रेन से मंगाया गया था। हालांकि युद्ध के चांस को ध्यान में रखते हुए इंडिया पहले से ही ब्राज़ील और अर्जेंटीना अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन यह इतनी जल्दी उन पर स्विप करना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी इंडिया के ऊपर इफेक्ट की कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध से भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होगा, और इस पूरे टाइमलाइन को देखते हुए आपका क्या ओपिनियन रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए